Good morning, members. This is C. Abhishek S. Chauhan, and I'm here again with the most recent exam questions. Those are asked in exams after November or in this particular month. The level of exam of this IBBI has increased a lot. They have started asking the questions from every nook and corner. जहां से उनको मौका मिल रहा है वो वहां से सवाल पूछ रहे हैं. तो कुछ जो क्वेश्चंस रिवॉल्व हो रहे हैं आसपास ग्रुप्स में एंड ऑल, उनको लॉजिक्स के साथ आई एम हेयर टू एक्सप्लेन टू यू. बट जो ज्यादा जरूरी फैक्टर है वो ये है कि इफ यू वांट अ प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और इफ यू हैव अ प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ऑल द आइटम्स, देन ओनली विल बी एबल टू पास दिस एग्जाम very easily. Otherwise it is going to be very difficult, and for a complete regular sessions you can contact on the numbers given in the description, in which every concept is covered in detail. So now regarding these two questions, first of all, without wasting any time, let's start. जो दो सवाल हैं, I'm having actually three questions that I'm going to cover in this particular video. One is regarding the pre-money post-money valuation, that is there asked for 6 or I think 8 marks. Second is there basically regarding the bonds valuations along with the probabilities of default. तो probability of default के साथ एक bond valuation का question है. अगर मैं आपको question दिखाना चाहूं तो ये हमारे पास सवाल हैं 3 जो कि हम लोगों ने डिस्कस करने हैं. दिस इज द प्री मनी पोस्ट मनी वैल्यूएशन. नाउ दिस वन इज सेल्फ फ्रेम्ड क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द बुक्स बाय मी. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड विद द डिफॉल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, एंड दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन एग्जाम, दैट इज द प्राइस ऑफ 653 एंड सो ऑन 5% रेट. सो इन 3 क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैं कवर करूंगा along with the conceptual clarity, not only the answers of this, but कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो यू विल बी होपफुली एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्री मनी एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन. What do you understand by pre-money, post-money valuation? This is basically a concept regarding to venture capitalist or venture capital method of valuation of startups. होता क्या है इसमें सर? कुछ नहीं होता. एक इन्वेस्टर है, मैं हूं, आप हैं, आपके पास पैसा है, आप किसी स्टार्टअप में लगाने जा रहे हो. स्टार्टअप में रिस्क ज्यादा होता है, एंड रिस्क ज्यादा है इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड भी जनरली ज्यादा होती है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी आपकी ज्यादा होती है ना. तो 2 टर्म्स यूज करी जाती हैं. पहले तो आपको मैं वो एक्सप्लेन कर दूं, एक पोस्ट मनी वैल्यूएशन, एक प्री मनी वैल्यूएशन. ये क्या चीज होती है सर? कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा है बहुत सारा, ठीक है, मैं आपके स्टार्टअप में लगाने की कोशिश कर रहा हूं. तो मुझे पता है कि अभी स्टार्टअप है तो अभी कुछ सालों, 2-3 सालों तक तो शायद मुझे रिक्वायर्ड प्रॉफिट्स ना मिले, बट आफ्टर 4 or 5 years, that is my time horizon of investment, after 4 or 5 years there are chances that I might get the required valuation of the company, है ना. तो करना क्या होता है सर? करना कुछ नहीं, आज से 5 साल के बाद जो भी 5 साल या 10 साल जो भी आपका टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, बीइंग एन इन्वेस्टर, जो भी आपको उस एंटरप्राइज में, उस कंपनी में, उस स्टार्टअप में वैल्यू दिखती है अपनी इक्विटी की, क्योंकि आप इक्विटी एक्वायर करोगे, उसके बदले में शेयर्स लोगे, तो अगर आपको लगता है कि मुझे आज से 5 साल बाद इस पूरे बिजनेस की वैल्यू जो है वो हो सकती है 10,000 रुपए, ठीक है, तो उसी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद की वैल्यू को अगर अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर आप डिस्काउंट कर देते हो तो जो भी आज की वैल्यू निकलती है उसको बोल दिया जाता है पोस्ट मनी वैल्यूएशन. मतलब सर, आप आज पैसा लगाओगे, फिर इस बिजनेस में ये स्टार्टअप काम करना शुरू करेगा, फिर 5 साल के बाद आपको इतनी वैल्यू देगा, तो उसकी जो भी आज की इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू है बेस्ड ऑन योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड पोस्ट मनी वैल्यूएशन. ठीक है. अब प्री मनी क्या होती है सर? प्री मनी कुछ नहीं, यही जो आज की पोस्ट मनी वैल्यू आई, इसमें से अगर आप अपना जो आज एक इन्वेस्टर, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो जितना पैसा लगाने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड प्री मनी वैल्यूएशन. एज सिंपल एज दैट. और एक आपसे वो कई बार पूछ लेता है कि हाउ मच परसेंटेज शेयर दैट ही शुड एक्वायर, और उसको कितना शेयर मिलना चाहिए. तो सिंपल सी बात है, अगर आज के दिन पे पोस्ट मनी वैल्यू ऑफ द कंप्लीट बिजनेस आई, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए, और मैं आज के ही दिन पे 6,000 रुपए इस बिजनेस में लगाने की सोच रहा हूं, तो आई शुड एटलीस्ट गेट 60% शेयर, ताकि कल को मुझे अपने 60% शेयर के प्रोपोर्शनली उतनी वैल्यू मिल जाए.
दिस इज इट, है ना। तो अभी एक सवाल को जल्दी से करके खत्म करते हैं, 5 मिनट का क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट एंड फिनिश। दिस सेज दैट Pinnacle Ventures P investor is considering investing INR 4,000 million, I'm ignoring the million बार बार, तो 4,000 मैं रीड करूंगा इसको, in the equity of Best System, a new startup company. Pinnacle Ventures required rate of return from its investment is 40% and it is planned holding period is 5 years. तो ये पैसा कितने टाइम के बाद विड्रॉ करेगा? 5 साल के बाद. Best System has projected the EBITDA of EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, amortization, as 5,000 at the end of 5 years. An EBITDA multiple of 6. EBITDA multiple means what, sir? EBITDA multiple means that how much times the enterprise value is there based on EBITDA. ठीक है, तो EBITDA के कितने गुना, कितने टाइम्स आपकी एंटरप्राइज वैल्यू है. एंड एंटरप्राइज वैल्यू मींस वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट is considered reasonable. At the end of year 5, Best System is likely to have a debt of 2,000 million and have a cash balance of 600 million, है ना. तो आपके तरीके रीड करने के कई हो सकते हैं. आप ये भी बोल सकते हैं कि नेट डेट जो है, अगर आपके पास 2,000 का डेट होगा और 600 रुपए का आपके पास कैश सरप्लस पड़ा हुआ है, तो नेट लाइबिलिटी आपके सिर पे टुवर्ड्स डेट इज 1,400. ठीक है, तो अब आपके पास अगर मैं पूछूं आपसे 3 सवाल पूछूं, पोस्ट मनी वैल्यूएशन, एक प्री मनी वैल्यूएशन और एक ओनरशिप इंटरेस्ट, निकलेगा कैसे सर? बहुत आसान, वेरी इजी, जस्ट पे सम अटेंशन. आप यहां पर आज के दिन पे 4,000 रुपए लगाने वाले हो. ठीक है, आपको पता है कि यहां पे एबिटा होगा 5,000, दिस इज ईयर 1 2 3 4 एंड 5, और इसके 6 गुना, दैट इज द एंटरप्राइज वैल्यू इन दैट केस विल बी 30,000. और इसमें से अगर मैं नेट डेट माइनस कर दूं, नेट डेट इज अगेन 2,000 माइनस 600, 2,000 रुपए का मेरे पास डेट है और 600 रुपए मेरे पास सरप्लस भी पड़ा हुआ है ना. तो इक्विटी और टोटल एंटरप्राइज वैल्यू में से नेट डेट कितना एक्स्ट्रा पेबल है? दैट इज 1,400. सो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ दिस बिजनेस? द आंसर इज टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी, आई शुड से, बिजनेस की तो ऊपर दी हुई थी, इक्विटी 28,600. अब ये 28,600 बिजनेस की वैल्यू का ये इन्वेस्टर एस्टिमेट लगा रहा है 5वें साल के एंड पे. तो आज के दिन पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, दैट इज कॉल्ड पोस्ट मनी. तो इसकी अगर मैं 5 साल पहले की वैल्यू निकालता हूं, इट विल बी 28,600 इंटू 1/1 पॉइंट डिस्काउंटेड वाज 40 रेज टू पावर 5. तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? 1 डिवाइडेड 1.40 इंटू 28,600 इज इक्वल टू 5,317.72. अब ये इसी को बोल देते हैं हम लोग पोस्ट मनी वैल्यू. इसमें से ही जितना वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, इसको अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? प्री मनी वैल्यू. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, 1317.72. एक सेकंड में, चुटकियों में सवाल होते हैं अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुए. कॉन्सेप्ट्स अगर पक्के नहीं हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हमें कई बार घंटे लग जाते हैं उसको सॉल्व करने में. एक फर्स्ट पार्ट में आपसे सवाल पूछा होगा कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ शेयर ही मस्ट एक्वायर. तो ऑब्वियसली अगर वो आज 4,000 रुपए लगाने वाला है, जिसकी की टोटल कंपनी की वैल्यू 5,317 है, तो हाउ मच परसेंटेज शेयर ही विल डिजायर? द आंसर विल बी 4,000 आउट ऑफ 5,317.72. ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास? इज इक्वल टू 4,000 डिवाइड बाई 5,317.73. It is 75.22%. 75.22%. This is it. This is all about this particular question, and the other questions now we are going to start. This is the simplest way of doing. Whatever the value, enterprise value you are expecting at the end of the time horizon of investment, calculate the present value of the same, that is called post money valuation. If you reduce the investment value that you are going to make, is called pre money valuation. And if you want to calculate the percentage of share, then obviously the amount of money you are going to invest out of the total business value, that is on the today's time or present value. तो उसमें से आप कितना शेयर जो है वो एक्वायर करोगे, दिस इज इट. तो इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है. इसके बाद अब हम लोग जो 2 क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले हैं, दोज आर अगेन very new concept, will be very new concept to some of the members or most of the members I should say.
क्योंकि नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस को आप नॉर्मल उसमें नहीं करते हैं, इवन सीए फाइनल्स और सीएस फाइनल्स और उसमें भी, even if you have passed recently, still you will not get any this type of question in your CA final books. तो ये नया क्वेश्चन है, प्रॉपरली इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द बॉन्ड वैल्यूएशन क्वेश्चन। Now I'll first of all discuss a concept with you, then this is the concept that I'm going to discuss is basically belongs to capital budgeting, and in this capital budgeting type of thing they are also asking the questions from this part. So ये यहां पे भी जरूरी होगा, और यहां से जो एक हम बेस, एक कॉन्सेप्चुअल बेस बिल्ड करेंगे, वो हमारे इस बॉन्ड वाले क्वेश्चन को प्रॉपरली समझने के लिए रादर देन क्रैमिंग ये बहुत हेल्प करेगा। फिर चाहे जिस मर्जी तरह का सवाल आपके पास इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाए, यू विल बी वेरी इजीली एबल टू सॉल्व दैट, but you have to pay full attention for the next 15 minutes if you want to actually understand this concept for the rest of your life. अब होता क्या है कि हम लोग अगर एक बचपन का टाइम याद करें, ठीक है, बचपन के टाइम पे जब हम एग्जाम्स को अपीयर करते थे, या हमारे बच्चे होंगे छोटे एंड ऑल, जब वो एग्जाम अपीयर करते हैं, तो अगर उनसे वापस आके आप कभी पूछो, या आपने कभी अपीयर किया हो, तब भी आपने भी ये चीज जरूर की होगी लाइफ में। एंड व्हाट इज दैट सर? होता क्या है कि जब आपसे पूछा जाता है कि आपने कितने मार्क्स का एग्जाम अपीयर किया, तो आप बोलते हैं कि हमने 100 मार्क्स के पेपर में से 90 मार्क्स का एग्जाम अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो जनरली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ 90 मार्क्स आएंगे। फिर आपसे जब पेरेंट्स पूछते हैं कि इनमें से सच सच बताना आएंगे कितने, ठीक है, कितने की आपको पक्का श्योरिटी है कि इतने तो इसमें से आ ही जाएंगे, ठीक है, 90 का आपने अटेम्प्ट किया है। बट जब आपसे पेरेंट्स एक बार पूछते हैं, या आप खुद भी सोचते हो, तो आप मन में सोचते हो कि चलो आई हैव अटेम्प्टेड फॉर 90 मार्क्स, बट हाँ यार एटलीस्ट 60 आई विल गेट, एटलीस्ट 60 मुझे आ जाएंगे उसमें से। और जब आप बचपन के एग्जाम्स की बात करते थे तो उतने आ भी जाते थे ना, इससे ज्यादा ही आ जाते थे। बट व्हाट आई एम गोइंग टू कन्वे इज that this is the amount of marks that you are expecting generally, but there is a risk factor associated in it, correct? कि हाँ शायद इतने नहीं आएंगे, कुछ गलत भी हो गए होंगे, कुछ हो गए होंगे, पर 60 के ऊपर आप श्योर हो कि हाँ यार एटलीस्ट इन वर्स्ट केस सिनेरियो यू आर गोइंग टू गेट 60 मार्क्स। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकलता है कैपिटल बजटिंग में। कैपिटल बजटिंग एक अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, और शॉर्टकट में सीई अप्रोच। ये क्या है सर? ये क्या बोलता है आपको बड़े आराम से समझना है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं जो कि आपको पता है, आप कई बार कैलकुलेशन में यूज करते हो, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंटली पूछूंगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी जगह पर जब आपको रिस्क नहीं दिखता है, या रिस्क फ्री होती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स, तो उनसे आप ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, कि जहां पे आपको रिस्क दिखता है, जहां पे आपको चिंता होती है, वहां से आप ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली सर, जहां पे रिस्क ज्यादा होता है। अभी एक्चुअली में आप कर क्या रहे होते हैं, मैं बताता हूं आपको। अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं बैंक एफडी में, मुझे पक्का पता है, रिस्क का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी। जब मैं बैंक एफडी कराता हूं तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, इसलिए मैं जो रिस्क फ्री रेट है उसको अपने पास उस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाता हूं। जब मैं रिस्क फ्री को छोड़ के रिस्की तरफ को जाता हूं, तो अनसर्टेनिटी, रिस्क बोल लो अनसर्टेनिटी बोल लो, वो बढ़ जाती है। इसीलिए मैं अपने डिस्काउंटिंग करने के लिए जो रेट लूंगा, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, वैल्यू ऑफ द शेयर, वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकालने के लिए जो रेट ऑफ डिस्काउंट लेता हूं, वो हमेशा उसमें थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ डिस्काउंट लेता हूं। ज्यादा रेट ऑफ डिस्काउंट का एक्चुअली मतलब क्या है, इनडायरेक्टली बोला जाए तो रिस्क होने की वजह से अपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को मैं एडजस्ट कर लेता हूं। और जितना मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा, अभी भी सवाल किया हमने, जितना मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, उतनी ही मेरी प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी उसी बॉन्ड की। उसी के लिए मैं जितना रिस्क ज्यादा होगा, उतने ही मैं कम पैसे देने के लिए रेडी होऊंगा। यस और नो? द आंसर इज यस। हायर द रिस्क, हायर इज द अनसर्टेनिटी, एंड हायर इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड और द डिस्काउंट रेट, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट को
ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज करता है। ये कहता है कि ये आपके मान लो कैश फ्लोज है जो आप बोलते हो, मैं बोलूं कि एक ईयर 1 2 3 4 5 यू आर गोइंग टू गेट अ कैश फ्लो ऑफ से फॉर एग्जांपल 1000 2000 5000 6000 and 8000. These are the cash flows that you are saying. Say for example I am the certainty equivalent approach. मेरा नाम देख लीजिए, मेरा नाम है certainty equivalent approach और मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, मैं आपको क्या पूछ रहा हूं कि क्या कैश फ्लो होंगे आपके प्रोजेक्ट में, बताइए। आपने कहा कि 1000 2000 5000 6000 और 8000 होंगे जी। मैंने कहा इस प्रोजेक्ट में रिस्क भी है थोड़ा, आपने कहा जी रिस्क है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर रिस्क अगर आपके प्रोजेक्ट में है तो उस सिचुएशन में तो मैं फिर 15% की रिटर्न करूंगा जी एक्सपेक्ट, बेस्ड ऑन सम फैक्टर बीटा बीटा आपने कैलकुलेट कर लिया होगा और 15% की रिटर्न एक्सपेक्ट करी। तो क्या आप इस प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाल सकते हैं? होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यस, ठीक है। आपको इसको डिस्काउंट करना है, आपके पास एनपीवी आ जाएगी। पर द पॉइंट दैट आई वांट टू कन्वे इज कि क्या इस कैश फ्लोज में रिस्क था, क्योंकि फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं, अनसर्टेनिटी है और रिस्क है ना। और इसलिए हमने जो डिस्काउंटिंग के लिए रेट भी यूज किया वो उसके मैचिंग में उसमें रिस्क के फैक्टर को इंक्लूड करके के यूज किया होगा। के में आपको होता है सीएपीएम लगाते टाइम बीटा आ चुका होता है, ठीक है। और ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पर क्या इसमें मैंने एडजस्ट कर लिया होगा रिस्क को? बिल्कुल किया होगा सर। मैं कभी भी बिना रिस्क के इसको डिस्काउंट नहीं करूंगा क्योंकि इन कैश फ्लोज में रिस्क है, करेक्ट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर क्या बोलता है कि मुझे बताइए कि आपके पास इस 1000 रुपए में से, आप बोल तो रहे हो कि 1000 रुपए का इनफ्लो होगा, पर मुझे बताइए कि पक्का पक्का कितना इनफ्लो आपको हो जाएगा। श्योरिटी से बताइए, ऐसे नहीं 1000 तो चलो आप रिस्क के हिसाब से बोल रहे हो, मुझे बताइए बिना रिस्क के कम से कम कितना इनफ्लो हो जाएगा। आपने कहा जी कम से कम अगर आप बोलते हो तो कम से कम 800 रुपए तो पक्का हो जाएगा सर इसमें, ठीक है। सेकंड वाले में आपने कहा इसमें 16, मतलब जैसे अगर मैं बोलूं एक फैक्टर सा बना लिया जाए तो आपने बोला कि यहां पे जी 0.80% प्रोबेबिलिटी है कि हमें श्योरिटी से इतने कैश फ्लो आ जाएंगे। यहां पे 0.70 है, यहां 0.60 है, यहां 0.50 है, यहां 0.40 है। और ये रिड्यूस क्यों कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी? क्योंकि जितना फ्यूचर आगे जाता जाएगा सर्टेनिटी लेवल्स उतने गिरते जाएंगे, ठीक है। फिर आपने मुझे बताया कि इनमें से इतने इतने % चांसेस हैं कि सर्टेन हमें इतना इतना कैश फ्लो तो आ जाएगा। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच क्या बोलती है? ये कहता है कि आप सबसे पहले अपने निकालो सर्टेन कैश फ्लोज जिसमें आपको कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो 6 into 5 is equal to 3000 again and here it will be 3200. So this is called certain cash flows. Actually you are saying, please pay attention for the next 1 minute, very important. Actually you are expecting the cash flows to be 1000 2000 5000, बट जब आपसे पूछा गया कि इनमें से बिना रिस्क के सर्टेनिटी के साथ बताओ, कमिटमेंट के साथ बताओ कि कितने होंगे, तो आपने कहा जी इतने तो हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये कैश फ्लो आपने निकाले, अब ये कमिटेड कैश फ्लो है, इनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। रिस्क फैक्टर को आपने इनडायरेक्टली बोलूं तो आपने अपने कैश फ्लोज को ही रिस्क फैक्टर की वजह से माइनस कर दिया। तो अब आपके पास जो कैश फ्लोज है उनमें कोई रिस्क नहीं है, इसलिए मेरा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच क्या बोलती है कि अब इसकी डिस्काउंटिंग आप रिस्क एडजस्टेड रेट की बजाय रिस्क फ्री रेट पर करोगे, ठीक है। अगर मान लो रिस्क फ्री रेट था 5%, तो इन कैश फ्लोज को अब एनपीवी निकालने के लिए एज पर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच हम कौन सा रेट यूज करेंगे? द आंसर इज 5%। क्यों सर? एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि अब आपने पहले नॉर्मली आप जब करते थे तो आप जितना रिस्क होता था उसकी वजह से अपने डिस्काउंट रेट को एडजस्ट करते थे, कैश फ्लोज को टच नहीं करते थे। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच क्या बोलती है कि आप लोग अपने कैश फ्लोज में से ही अनसर्टेनिटी का फैक्टर, रिस्क का फैक्टर हटा दीजिए, सर्टेन कैश फ्लोज निकालिए। और अब कैश फ्लोज क्योंकि सर्टेन है, अब कैश फ्लोज में क्योंकि कोई रिस्क नहीं है, इसलिए डिस्काउंट रेट भी उसके मैचिंग वाला कौन सा यूज होना चाहिए? रिस्क फ्री रेट। अब मैं आपको एनपीवी का ये सवाल भी आपके एग्जाम में आ चुका हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी आता है तो आप उसको भी इस तरीके से एनपीवी निकाल सकते हैं। बट अगेन 1 मार्क में भी आता है कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा होता है? हमेशा रिस्क फ्री, ठीक है। कोई और नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, डब्ल्यूएसीसी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रिस्क फ्री। पर अब मेरे पास आया
कि सर हम इस कॉन्सेप्ट को बॉन्ड से क्या रिलेशन है। मजे की बात यह है कि यही जो तरीका है, कौन सा तरीका सर, एक तरीका होता है जब आपको रिस्क दिखता है तो उस रिस्क को आप कहां एडजस्ट कर देते हैं, डिस्काउंटिंग रेट में उसका इफेक्ट ले लिया जाता है, उस डिस्काउंटिंग रेट को या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ा दिया जाता है जिससे वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाए। दूसरा, और जितना रिस्क ज्यादा होगा उतनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा आएगी, उतनी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कम आएगी। ठीक है, वहीं पर अगर ये इफेक्ट आपका रिस्क फ्री और डिस्काउंटिंग रेट की बजाय अगर कैश फ्लोज पर ही दे दिया जाए तो उसको कैपिटल बजटिंग में हम बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। उसी अप्रोच को बॉन्ड वैल्यूएशन में हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अप्रोच। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अप्रोच मतलब क्या सर, अब मैं आ रहा हूं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि अगर आपको कभी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट दी हुई हो और आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना हो, और सेकंड जो आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन है कि जिसमें वैल्यू ऑफ बॉन्ड दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालनी है, तो वो कैसे निकलती है, होती क्या है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का मतलब क्या है, अगेन जो यहां सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का मतलब था वही वहां पे है कि हम लोग डिस्काउंटिंग के लिए बाद में क्या यूज करेंगे, रिस्क फ्री। हमेशा हम जो वैल्यू हमें रिकवर हो रही होंगी उनमें से ही अनसर्टेनिटी का फैक्टर, रिस्क का फैक्टर एलिमिनेट कर देंगे। पहले तो कॉन्सेप्चुअली होपफुली आपको पता चल गया, अब उसके बाद हम सीखेंगे कि ये करना कैसे होता है। ठीक है, वो एक साथ साथ मेरे साथ साथ सीखना है आपने, पर मेजरली आपको होपफुली एक कॉन्सेप्ट नई चीज है, मजेदार चीज है। अगर आप ये सोच के सीखेंगे कि पहले तो कभी पढ़ी नहीं तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ कुछ नया सीखेंगे, मजा आएगा, 3 इडियट्स मूवी के डायलॉग की तरह, तो बहुत मजेदार चीज बनने वाली है ये, डोंट वरी। नाउ लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज गिवन। अब मुझे बताइए कि अगेन अगर मैं गवर्नमेंट के एफडी में पैसा लगाऊं तो मैं 5% पे अगर खुश हो सकता हूं, तो ऑब्वियसली मैं जब किसी बॉन्ड में पैसा लगाऊंगा तो मैं उससे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा, रीजन बीइंग क्योंकि उसमें रिस्क होगा। अब दिक्कत यह है कि हमने जो रिस्क का फैक्टर है उसको डिस्काउंट रेट में ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करने के बजाय डिस्काउंटिंग के लिए हम आरएफ यूज करेंगे, पर अपने कैश फ्लोज में उसको एडजस्ट करना शुरू करेंगे। कैसे सर, देखते हैं। ठीक है, अब मेरे साथ साथ चलिएगा, मैं यहां पे ओपन ऑफिस यूज कर रहा हूं और मैं क्वेश्चन यूज कर रहा हूं आपके लिए समझने के लिए। ये पहले वाला, द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अभिषेक लिमिटेड हैज अ 12% कूपन रेट बॉन्ड विद 8 years टू मैच्योरिटी विद अ रिडम्पशन वैल्यू ऑफ ₹1000 दैट इज पार वैल्यू। एक 12% का कूपन रेट है, 8 साल की मैच्योरिटी टाइम है और लास्ट में ₹1000 वापस मिल जाएगा। The estimated annual probability of default is 10%। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% चांसेस है कि वो डिफॉल्ट कर जाएगा, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस और सर्टेनिटी के चांसेस कितने हैं? 90% है सर, एज सिंपल एज दैट। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल और सर्टेनिटी। अगर आप सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच का रिलेट करके सीखना चाहते हैं तो 90% चांसेस विल बी ऑफ सर्टेन कैश फ्लोज, और अगर सर्टेन कैश फ्लोज निकल गए तो क्या आप उसको डिस्काउंटिंग के लिए अब रेट कौन सा इस्तेमाल करेंगे? क्या कोई और रेट रिस्क एडजस्टेड या सिर्फ रिस्क फ्री? द आंसर शुड बी रिस्क फ्री। अब आपसे पूछा वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, लेट्स स्टार्ट विद मी। मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहां पे मैंने लिख दिया ईयर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल इंक्रीज द साइज फॉर यू। ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8. What is the cash flow that I am going to get if 1000 is the face value or par value and 12% is the rate? Then obviously I am going to get 120 120 120, then 120, then again 120, then again 120, then 120, and in the last year I am going to get 1120. Now here I am writing probability of default। एक चीज बस आपने इसमें ध्यान से समझनी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितनी है? मैंने यहां पे आपको क्वेश्चन में दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज 10%, एनुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज 10%, सो 10% कैन बी रिटन एज 0.10। ठीक है, इसको मैंने इक्वल कर दिया इसके,
ठीक है, तो जो ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है वही अब नीचे तक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मेरे पास निकल कर आ गई। ठीक है, 0.10 कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये डिफॉल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास हर साल के चांस है 10-10%, तो आगे जब साल आते जाएंगे तो वो क्यूमुलेट होते जाएंगे चांस, है ना, और जितने साल आगे जाते जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्यूमुलेटिवली बढ़ती जाएगी, सर्टेनिटी फैक्टर गिरता चला जाएगा। कैसे, अब देखते हैं। यह फार्मूला ध्यान से लगाना है, सबसे जरूरी है। यहां पे पहले मैं ऊपर लिख दूं कि मैं निकाल क्या रहा हूं। चांसेस, कई नाम हो सकते हैं इसके, चांसेस ऑफ सर्वाइवल करके कुछ बुक्स में लिख दिया जाता है। इसी का एक और नाम भी लिखा जा सकता है सर्टेनिटी, सर्टेनिटी फैक्टर, फैक्टर ऑफ सर्वाइवल, जो मर्जी आप बोल लो। तो वो कैसे निकले, अगर 10% चांसेस हैं, पहले साल को रीड करना है, बाकी उसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। अगर पहले साल में 10% चांस है डिफॉल्ट के, तो सर्टेन कैश फ्लोज के कितने चांसेस में कोई रिस्क नहीं होगा, ताकि हम रिस्क फ्री रेट यूज कर सकें। ठीक है, तो वो होंगे 1 माइनस दिस। अब ये पहले साल का चांसेस ऑफ सर्वाइवल है, इसलिए रेज टू पावर हम कर देंगे इसको रिलेट 1। ठीक है, रेज टू पावर 1 ये पहले साल के चांसेस ऑफ सर्वाइवल है या सर्टेनिटी फैक्टर है। सर सेकेंड ईयर का कैसे आएगा, सिर्फ इसी फॉर्मूला को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पे आपके पास ये सर्टेनिटी फैक्टर्स गिरते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले साल में सर्टेनिटी लेवल ऑफ सर्वाइव, सर्टेनिटी लेवल है 90%, डिफॉल्ट लेवल है 10%। सेकेंड ईयर में डिफॉल्ट क्यूमुलेट हो जाएगा तो सर्टेनिटी लेवल कम होना शुरू हो जाएगा धीरे। जितने फ्यूचर आते जाएंगे, फ्यूचर इज ऑलवेज मोस्ट सर्टेन। आज से 1 साल बाद आप फिर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो आप कहां होंगे, आज से 10 साल बाद बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत कम प्रिडिक्शन लगेगी, है ना। तो 81 एंड ऑल इस तरीके से गिरते गिरते ये आपके पास सर्वाइवल। अब ये अगर आपने निकाल लिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर अब आप यहां पे लिखोगे सर्टेन कैश फ्लोज, सर्टेन कैश फ्लोज इज नथिंग बट इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। कैश फ्लो जो है उसमें से 120 रुपए का तो हम बोल रहे थे कैश फ्लो होगा, बट उसमें से सर्टेन फैक्टर, सर्टेन कैश फ्लोज हम कितना मान रहे हैं, 108 रुपए, क्योंकि हमने उसमें से रिस्क पोर्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब हम डिस्काउंट रेट में रिस्क पोर्शन का कंसिडरेशन नहीं लेंगे, डिस्काउंटिंग के लिए अब हम चुपचाप से जो रिस्क फ्री रेट है उसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूला अब मल्टीप्लाई करके आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ये, और कुछ नहीं, तो आपके पास ये आ गया सर्टेन कैश फ्लोज। अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आ जाएगी विद प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, प्रेजेंट वैल्यू। पर इसके लिए ध्यान रखना है कि इट शुड बी एट द रेट ऑफ 5%, दैट इज रिस्क फ्री। तो रिस्क इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर 1। तो ये वैल्यू आ गई प्रेजेंट वैल्यू। इसको अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं तो मेरे पास आ गया ये, और इसको कर दूंगा मैं सिर्फ सिंपली सम। तो मेरे पास वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकलकर आ जाती है 801.58 विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। अब ये मेरे इस सवाल के पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा 801 रुपए के आसपास। अब मुझसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एट द एंड ऑफ 10th ईयर। नाउ पे फुल अटेंशन। अब 10वें साल के एंड पे ये जो चांसेस हैं, प्लीज पे अटेंशन, ये किस चीज के चांसेस दिखा रहा है, इसको अगर मैं रेट करूं 0.43 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 8वें साल के एंड तक भी जो हमें कैश फ्लो आएगा उसके सर्टेन होने के, उसका पक्का पक्का रिकवर होने के हाउ मच चांसेस, हाउ मेनी चांसेस आर देयर। ठीक है, तो 8वें साल के नहीं मुझसे पूछा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 43% चांसेस आर देयर ऑफ सर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी के या डिफॉल्ट के, अनसर्टेनिटी मींस डिफॉल्ट, अनसर्टेनिटी के चांसेस कितने हैं सर, 57%। पर आपसे 8वें साल के नहीं पूछे, उसने 9वें और 10वें साल के पूछे हुए हैं। तो कुछ नहीं, यहां पे 9वें और 10वें साल के इस फॉर्मूला को चाहे 11th और 12th जितने मर्जी सालों के लिए पूछता रहे आपसे, 11th और 12th के लिए भी आप चाहे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे ये वैल्यू साथ में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। प्रोबेबिलिटी, इक्वल प्रोबेबिलिटी चल रही है 0.10, और इसी के साथ में सेम फॉर्मूला रेज टू पावर 1 2 3 4 5 12 तक चला जाएगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 10th ईयर के एंड पर
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल एट द एंड ऑफ 10th ईयर, और सर्टेनिटी फैक्टर कितना है 34% सर। तो डिफॉल्ट के चांसेस कितने हैं, फिर डिफॉल्ट के चांसेस आपके पास हैं 1 माइनस 34% और 1 माइनस 0.3486 6514, ठीक है। तो आपके पास चांसेस ऑफ सर्वाइवल एट द एंड ऑफ 10th ईयर इज 65, सर probability of default is equal to 65.14% और 0.6514। सर 12th ईयर के एंड पे आपके पास सर्टेन कैश फ्लोज आने के कितने चांसेस हैं 28%। तो डिफॉल्ट होने के कितने चांसेस हैं 1 माइनस 28%, 1 माइनस 0.28243 इज इक्वल टू 71757 71757, ठीक है। तो यहां पे ये आपके पास 3 आंसर्स निकलकर आ जाते हैं। इसको मैं लिख दूं अगर 1 माइनस ये आपके आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और ये आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस दिस। तो दिस इज नॉट टफ एट ऑल, सिर्फ जो पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आपको जो सर्टेनिटी लेवल्स हैं, जो रिस्क को एडजस्ट करना है, वो इनफ्लोज या कैश फ्लोज में कर देना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है, ड्राइव्ड फ्रॉम द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। और जब आपके कैश फ्लोज ही आपने बोला कि 120 में से मैं बिल्कुल रिस्क फैक्टर को हटा के बोल रहा हूं कि 108 का इनफ्लो आएगा, तो उसके लिए डिस्काउंटिंग के लिए फिर आप रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट की बजाय सिर्फ आरएफ यूज करते हैं, ठीक है। दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे। नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड वन दैट इज यूजुअली आस्क्ड इन एग्जाम, और बहुत ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पिक्चर अगर दिखाऊं तो बहुत अजीब अजीब से फॉर्मूलाज के साथ किया हुआ है, जो कि आप 2 मिनट में अब निकाल सकते हैं। कैसे सर? सेम क्वेश्चन में अब मैं यहां पे इस्तेमाल कर सकता हूं, सब चीजें चली हुई हैं बिल्कुल ठीक, मुझे सिर्फ ये पता है कि अब मुझे ये गिवन है, ध्यान दीजिएगा, पे फुल अटेंशन, द सेम क्वेश्चन आई एम यूजिंग, सेम डाटा आई एम यूजिंग। मुझे ये पता है कि ये 801.58 मेरा वैल्यू ऑफ बॉन्ड आया जब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट थी 10%। मुझे अब ये प्राइस दे दिया हुआ इसने कि 653 पे आजकल के टाइम पे ट्रेड हो रहा है। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन वंस। इट इज सेइंग दैट इट इज ट्रेडिंग एट 653, पर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट पूछी है जबकि ट्रेजरी बॉन्ड या रिस्क रेट इज 5%। सो नाउ पे फुल अटेंशन। मुझे पता है, आई नो वेरी वेल दैट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 653, बट मुझे ये पता नहीं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना है। सो फॉर दैट पर्पस आई कैन यूज अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड गोल सीक, ठीक है। मैं गोल सीक ओपन करूंगा, मुझे पता है, इस सेल का रेफरेंस दूंगा, मुझे पता है कि इस फॉर्मूला में, इस वैल्यू में मुझे वैल्यू कितनी चाहिए 653, और किस वैल्यू को चेंज करके, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट की वैल्यू को चेंज करके। तो अब आप अगर इसको लगा दोगे तो आपके पास ये आंसर निकलकर आ गया। 0.14 कर दिया इन्होंने। थोड़ा सा अगर इसको आगे करूं मैं तो ये आपके पास करेक्ट आंसर आया, जो आपको नॉर्मली इस आंसर में भी गिवन है, पर 1 सेकंड में निकल जाएगा। दैट इज द 1353%, ठीक है। तो एनुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हर साल की है 1353। सेकेंड आंसर इज आस्क्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एट द एंड ऑफ 6th और एट द एंड ऑफ 10th ईयर, ठीक है। 10th ईयर के एंड पे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है। तो 10th ईयर के एंड पे अगर आप यहां पे देखेंगे इस लाइन में, तो 10th ईयर के एंड पे क्या आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल है या चांसेस ऑफ सर्टेनिटी है। द आंसर इज 23%। सो हाउ मच इज द चांसेस ऑफ डिफॉल्ट या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। द आंसर इज 76.63%। अगर कोई और साल में वो आपसे पूछ लेता है तो सिंपली कंटिन्यू दिस टेबल, कोई नया पॉइंट नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। एक बार जाते जाते यही आपके आंसर्स हैं। ये आपका एक आंसर है उसमें पूछा हुआ, ये 2 आंसर्स इस इमेज में भी निकाले हुए हैं, क्योंकि 1 सेकंड में चुटकी बजा के निकलते हैं। आपको ये पाई, डिस्ट्रेस, ये वो सो फॉर्मूलाज को, समेशन का फॉर्मूला, कोई मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक चीज को आपने कॉन्सेप्ट को पक्का रखना है, वो क्या है सर, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, और ये आप कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर। एक तरीका है कि जब आपको किसी जगह रिस्क दिखता है तो उस रिस्क को आप डिस्काउंट रेट में एडजस्ट करते हो और अपने डिस्काउंट रेट को बढ़ा देते हो,
रिस्क फ्री की बजाय आप उसमें RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF करके उसको बढ़ा देते हो। अब क्या तरीका है, ये अलग तरीका है बस एक ही जगह को जाने की। इफ यू वांट टू गो टू दिल्ली फ्रॉम बॉम्बे, तो एक रास्ता थोड़ी होता है, कई रास्ते होते हैं। दिस इज द सेकंड वे अराउंड, है ना। तो मेरे पास सेकंड तरीका क्या है कि मैं रिस्क फ्री रेट को वैसे ही रखूंगा डिस्काउंटिंग के लिए, पर मैं जो रिस्की फैक्टर है, रिस्कीनेस है, उसको एडजस्ट कर दूंगा कैश फ्लोज में। अगर उसको कैश फ्लोज में एडजस्ट करना है तो होगा कैसे, वो एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूं। जितना आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट गिवन है उसको लिखिए, अलग अलग सालों के लिए एनुअल तो बराबर रहेगा। उसमें जब आपको चांस ऑफ सर्वाइवल निकालने हैं, चांस ऑफ सर्वाइवल मींस व्हाट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, जितना डिफॉल्ट करने के चांस है उसमें से अगर 1 माइनस कर दूंगा तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल। एंड रेज टू पावर 1 2 3 क्यों करते हैं, क्योंकि जितने साल आगे जाते जाते हैं उतना ही प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट्स भी क्यूमुलेट होते जाते हैं, तो चांस ऑफ सर्वाइवल भी गिरते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहां पे रेज टू पावर 2 3 4 5 जो उसके इक्विवेलेंट खुद ही होती चली जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अगर ये फॉर्मूला देखना चाहें तो ये शीट मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर और ज्यादा आपको कोई डिटेल चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट का नहीं पता चलता है, तो नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे फ्लैश हो रहा है। आज अब बहुत जरूरी है कि आप एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ बिल्ड होके चलें। द फ्यूचर ऑफ वैल्यूएशन इज वेरी ब्राइट। वी आर ओनली नॉट मोर देन 3000 के आसपास हैं हम लोग SFA में। मैं एट अपर एक्सटेंट बोल रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर आई एम नॉट हैविंग, बट the requirement after 4-5 years will be more than 2 lakhs, just like the other professionals of CA, CA, etc. So जितना जल्दी हम पास हो जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। डे बाय डे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस नए नए आ रहे हैं, जो कि हमारे लेवल्स से धीरे धीरे नहीं तो बाहर होते जाएंगे। तो एक बार कॉन्सेप्चुअल डिटेल में कवरेज के लिए आप लोग रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाते हैं और लाइव सेशंस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि हम हर चीज शुरू से लेकर एंड तक डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो है वो कुछ क्लासेस में डिस्कस होते हैं, जो कि आप अगर रिकॉर्डेड के लिए जाते हैं तो भी आपको उनकी एक्सेस मिलती है, अगर आप लाइव के लिए जाते हैं तब भी उनकी आपको एक्सेस मिलती है। और रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, डाउट्स के लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल होते हैं। इस क्लास में इन क्वेश्चंस के अलावा और कुछ नहीं, ये 2 सवाल थे हमारे पास, 3 सवाल थे इनफैक्ट, और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने कर लिए। उसके आगे थोड़े दिनों के बाद मुलाकात होगी दिवाली की और आने वाले फेस्टिवल्स की। दिस इज अ फेस्टिव सीजन along with कोरोना, सो बी सेफ एंड सेलिब्रेट जो भी आप लोगों के उसमें आप अच्छे से सेलिब्रेट करते हो। और बहुत बहुत दिवाली की आप लोगों को और आने वाले फेस्टिवल्स की बहुत बहुत बधाई।